एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, मजे में हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज हम कवर करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था आइंस्टीन इक्वेशन, जिसे कहा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाद में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण समझने से पहले आपको समझना होगा द्वैती व्यवहार यानी कि ड्यूल नेचर क्या होता है, द्वैती प्रकृति क्या होती है, ड्यूल नेचर क्या होता है। तो साइंटिस्ट का कहना था, किसका, डी ब्रॉगली का, और इसके पहले भी और भी साइंटिस्ट आए होंगे, उनका कहना था कि ये जो द्वैती व्यवहार होता है यानी कि कोई भी जो विकिरण होती है वो विकिरण समटाइम्स तरंग की भांति व्यवहार करती है और समटाइम्स हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर ढेर सारे कण हैं और वही कण धक्का दे दे के तरंग को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि यही विकिरण, ठीक है, विकिरण या प्रकाश, विकिरण या प्रकाश, इसकी हम समझ रहे हैं द्वैती प्रकृति यानी कि ड्यूल नेचर। अब ड्यूल नेचर का मतलब क्या, डबल नेचर। डबल नेचर मतलब ये जो विकिरण है या ये जो प्रकाश किरण है, ये दो तरह से व्यवहार करती है। पहला ये व्यवहार करती है तरंग की भांति और दूसरा, चूंकि ये कणों से मिलकर बनी होती है, तो दूसरा ये व्यवहार करती है कण की भांति। तो जब कोई विकिरण या प्रकाश किरण तरंग और कण दोनों की तरह से व्यवहार करे तो हम उसे कहेंगे विकिरण की द्वैती प्रकृति। और आई थिंक हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, क्या है, द्रव्य और विकिरण की द्वैती प्रकृति यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। तो डबल नेचर का मतलब क्या, कि विकिरण या प्रकाश किरण जो है या प्रकाश जो है वो कभी कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है और कभी कभी कण की भांति व्यवहार करता है। इसी व्यवहार को कहा जाता है, या इसी द्रव्य की जो दो अभिमुखता है उसे कहा जाता है द्वैती प्रकृति या द्वैती व्यवहार, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली ने दिया और आगे जाके उन्होंने अपना इक्वेशन ही दे दिया बेटा। क्या दे दिया, इक्वेशन यानी कि समीकरण, जिसे कहा जाता है डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण, ठीक है। डी ब्रॉगली का कहना था कि ये जो द्वैती व्यवहार अभी आपने बताया, वो द्वैती व्यवहार सिर्फ विकिरण में नहीं होता, सॉरी, सिर्फ प्रकाश में नहीं होता, ये द्वैती व्यवहार विकिरण में भी पाया जाता है, ठीक है। आप साइड हेडिंग देंगे डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण और इसके पहले आपको लिखना है कि सन 1924 में 1924 में वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने बताया कि ये जो द्वैती व्यवहार यानी कि ड्यूल नेचर है, ये द्वैती व्यवहार केवल प्रकाश में नहीं पाया जाता, ये व्यवहार विकिरण में भी पाया जाता है, ठीक है। केवल प्रकाश में नहीं पाया जाता, विकिरण में भी पाया जाता है। चलिए, मैंने क्या बताया, सन 1924 में वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने बताया कि ये जो ड्यूल नेचर है ये केवल और केवल प्रकाश में नहीं होता बल्कि ये विकिरण में भी पाया जाता है। इनका कहना था कि प्रत्येक गतिमान कण, वे सभी कण जो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, उन गतिमान कण के साथ कोई ना कोई तरंग भी संबद्ध होती है। मतलब कण है तो कण से होकर तरंग भी गुजरेगी। प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संबद्ध होती है और इन तरंगों को कहा जाता है बेटा डी ब्रॉगली तरंग। और इससे रिलेटेड जो इन्होंने क्या बोलते हैं समीकरण दिया, उसे कहा जाएगा डी ब्रॉगली तरंग समीकरण। ध्यान से सुनिएगा, डी ब्रॉगली के अनुसार जो ड्यूल नेचर है वो केवल प्रकाश में नहीं होता, ये विकिरणों में भी होता है। ये परिकल्पना उन्होंने दी थी 1924 में। इनका कहना था कि हर एक गतिमान कण के साथ तरंग संबद्ध होती है और इन तरंगों को कहा जाता है डी ब्रॉगली तरंग और इसे कहा जाता है डी ब्रॉगली की परिकल्पना। क्या कहा मैंने, गतिमान कण के साथ तरंग संबद्ध है जिसे कहा जाएगा डी ब्रॉगली तरंग, और
आगे इस परिकल्पना को कहा जाएगा डी ब्रॉगली की परिकल्पना, और इससे रिलेटेड जो उन्होंने इक्वेशन दिया उसे कहा जाता है डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण। तो कुल मिलाकर तरंग समीकरण से मतलब कि आपको तरंग धैर्य से रिलेटेड कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल के आज देना है। तो पहले हम हिंदी में थ्योरी लिखते हैं कि ये समीकरण है क्या, कैसे दिया गया, और उसके आगे हम इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संबद्ध होती है जिसे डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। और यह परिकल्पना डी ब्रॉगली ने 1924 में प्रस्तुत की। डी ब्रॉगली ने 1924 में प्रस्तुत की। यदि गतिमान कण का द्रव्यमान m और उसका संवेग रो हो तो, गतिमान कण का द्रव्यमान m और उसका संवेग रो हो तो, या आप कह सकते हो कि गतिमान कण का द्रव्यमान m और उसकी तरंग धैर्य क्या हो, लैम्डा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालनी है, तरंग धैर्य। उसकी तरंग धैर्य, उससे संबद्ध तरंग धैर्य लैम्डा हो तो हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है h/ρ, और जहां h प्लांक नियतांक है। यही आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन है बेटा, जो आपको निकाल के देना है अभी। ठीक है, ये आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन है जिसको आपको निकाल कर देना है। अब हम करेंगे व्युत्पत्ति, यानी कि इस इक्वेशन को निकालेंगे। जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखा है यही है डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण। इक्वेशन है आपका लैम्डा बराबर h/ρ, जिसमें आपने बोला जो गतिमान कण है, जो गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान कितना है, m, और उस कण से संबद्ध तरंग धैर्य क्या है, लैम्डा है। तब लैम्डा बराबर होगा h/ρ, जहां पे h जो है वो क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर। अब हम जानते हैं कि म्यू आवृत्ति और लैम्डा तरंग धैर्य के फोटोन की ऊर्जा, वो जो कण है उस कण से संबद्ध होते हैं क्या, फोटोन, और उन फोटोनों की ऊर्जा जो होती है वो होती है, क्या होती है बेटा, अभी पिछले इक्वेशन में बताया था, E बराबर h न्यू। h यहाँ पे प्लांक नियतांक है, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। अगर किसी कण जो विकिरण गति कर रही है ना, उस विकिरण से संबद्ध है तरंग, और बीच बीच में उसके पास है कण, हमें पता है कि प्रकाश या जो विकिरण है वो ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, और इन ऊर्जा के बंडलों को कहा जाता है क्या, फोटोन। तो आपने बोला कि प्रत्येक गतिमान जो कण है उन कण से संबद्ध है क्या, फोटोन, जो उन्हें गति करने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं। उन फोटोनों की जो ऊर्जा है वो होती है E बराबर h न्यू, जहां पे न्यू जो होती है उस कण की आवृत्ति होती है। ये डेरिवेशन यहां से आया। किंतु आइंस्टीन के अनुसार
किसकी ऊर्जा बेटा? फोटोन की ऊर्जा। आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की ऊर्जा। अब देखो प्लांक के अनुसार तो जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर एच न्यू, क्योंकि न्यू होती है उन फोटोनों की आवृत्ति। लेकिन क्या बोलते से आइंस्टीन के अनुसार यही ऊर्जा होती है बेटा E बराबर mc स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में भी हमने फोटोन की ऊर्जा निकाली है, लेकिन प्लांक के अनुसार 2 में भी ऊर्जा निकाली है, लेकिन आइंस्टीन के अनुसार जब हम दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो दोनों में E कॉमन है, मतलब दोनों में आपने ऊर्जा निकाली है, तो आप राइट हैंड साइड की क्या कर सकते हैं? तुलना। किस किस से? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं? तो एक में है एच न्यू बराबर दूसरे में है mc स्क्वायर। ठीक है, एच न्यू दूसरे में है mc स्क्वायर। चूंकि न्यू बराबर होता है क्या? c अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा। कहाँ से आ गया मैडम ये? तो बेटा क्या बोलते से न्यू होती है आवृत्ति और c होती है प्रकाश की चाल और लैम्डा होती है तरंग दैर्घ्य। जब भी आपको आवृत्ति निकालना हो उस विकिरण या तरंग की आवृत्ति, तो प्रकाश की जितनी भी चाल होती है, क्या होती है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसमें आप तरंग दैर्घ्य का भाग दे दो, आपको उस विकिरण की या उस तरंग की आवृत्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो न्यू है उसका फॉर्मूला आएगा c अपॉन लैम्डा। इक्वेशन में रख दीजिए, h जैसे का तैसा न्यू की जगह आ जाएगा क्या? c अपॉन लैम्डा बराबर में है क्या? mc स्क्वायर। अब देखिए इस तरफ एक c, इस तरफ का एक c कैंसिल, जो बचा उसको लिखो। क्या बचा हुआ है? तो इधर बचा हुआ है h अपॉन लैम्डा और इधर बचा हुआ है mc। मैंने आपको बताया कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए? लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य की। देखो हमें क्या निकालनी है? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य को इधर फेंको, m इंटू सी को इधर लेके आओ, तो h जैसे का तैसा m इंटू सी इधर आ जाएगा, तो h के बटे में और जो बटे में है वो इधर चला जाएगा। यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। या आप कह सकते हो कि लैम्डा बराबर है क्या? h अपॉन एम सी। ठीक है, यहाँ पे आपको उस तरंग की तरंग दैर्घ्य मिल गई। लेकिन यदि मैं बोलूं कि उस तरंग दैर्घ्य में क्या है? कण है। वो जो तरंग आगे बढ़ रही है विकिरण, वो किस रूप में है? कण के रूप में। तो कण का जो क्या बोलते से कण की चाल नहीं होती, कण का क्या होता है? वेग। यदि गतिमान कण का वेग क्या हो? v हो, तो जो चाल c है उसके बराबर में क्या हो जाएगा? v। चाल जो c है उसके बराबर में क्या हो जाएगा? v। इस स्थिति में लैम्डा बराबर होगा h अपॉन mv। हमने क्या बोला? जो विकिरण आगे बढ़ रही है ना, उस विकिरण में तरंग की जगह क्या है? कोई कण। और अगर कण है तो कण की चाल ना होकर कण का क्या होगा? वेग। और उसका वेग क्या हो? v हो। वो गतिमान जो कण है उसका वेग क्या हो? v हो। तो c की जगह पे क्या रख देंगे हम? v। और जब v रख दिया तो m इंटू c आ गया किसके बराबर में? लैम्डा के बराबर में। चूंकि हम जानते हैं द्रव्यमान गुणित वेग बराबर होता है संवेग। m है द्रव्यमान, उस कण का द्रव्यमान, v है वेग, और इन दोनों का गुणनफल होता है संवेग। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन mv की जगह पे आ जाएगा रो। ये जो आया है बेटा, यही डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण है। यही डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण है। ठीक है, आ गया आपका इक्वेशन, और इसे मैं नाम दे सकती हूँ कौन से नंबर का इक्वेशन? तो ये आ गया बेटा 2, और ये है आपका क्या? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ही डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण है। चलिए एक बात ध्यान से सुनना। सन 1924 में वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने बताया कि जो विकिरण होती है ना, वो विकिरण कभी कण की भांति व्यवहार करती है तो कभी तरंग की भांति। इसे हम कहते हैं विकिरण का द्वैती व्यवहार यानी कि ड्यूल नेचर। उनका कहना था
कि द्वैती व्यवहार केवल और केवल प्रकाश में नहीं होता, बल्कि जितनी भी रेडिएशन होती है सभी में होता है। सभी में विकिरण आगे बढ़ती है तरंग के रूप में, लेकिन उनके साथ साथ कण भी संबद्ध होते हैं। तो कण और तरंग दोनों साथ में चल रही है, मतलब यहाँ डबल व्यवहार हो रहा है विकिरण का, और डबल व्यवहार मतलब ड्यूल नेचर। अब आगे उन्होंने बोला, ये एक प्रकार की परिकल्पना है बेटा, उन्होंने क्या दी है, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। उन्होंने बोला कि यदि जो गतिमान कण, जो विकिरण में कण गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान m हो और उस तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या हो, लैम्डा हो, इस स्थिति में लैम्डा बराबर होता है h/ρ, और ये रूल हमें निकाल के देना है। ठीक है, यही है डी ब्रोगली का तरंग समीकरण, जहां पे लैम्डा है उस तरंग की तरंग दैर्घ्य, रो है कण का संवेग, और h है प्लांक नियतांक, जिसे हमने लिख दिया। आगे हम जानते हैं कि ये जो कण गति कर रहा है वो तरंग के साथ संबद्ध है, और उस तरंग में ऊर्जा के रूप में क्या होते हैं, फोटोन। तो यदि न्यू आवृत्ति और लैम्डा तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h न्यू होती है। आवृत्ति क्या है, न्यू, और लैम्डा उसकी तरंग दैर्घ्य है, और उस फोटोन की ऊर्जा अगर हम निकाले प्लांक के अनुसार तो h न्यू आती है। लेकिन अगर यही ऊर्जा हम निकालें किसके अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, तो यही ऊर्जा निकल के आती है E बराबर mc², जिसमें m होता है उस कण का द्रव्यमान जो उस तरंग से संबद्ध है, और c होता है उस तरंग की चाल। ठीक है, आगे समीकरण 1 और 2 में हमने दोनों तरफ ऊर्जा निकाली है, तो राइट हैंड साइड को हम कर देंगे बराबर। इस इक्वेशन में न्यू क्या थी, आवृत्ति, और आवृत्ति का फॉर्मूला बोलता है कि न्यू बराबर होता है c/लैम्डा। न्यू की जगह आप c/लैम्डा को रख दीजिए, c से c को काटिए, इधर बचेगा h, इधर बचेगा लैम्डा, बराबर में बचेगा mc। हमें लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य चाहिए, यानी कि तरंग का मान चाहिए, तो लैम्डा का मान निकालने के लिए mc को उठा के यहाँ फेंकिए, लैम्डा को mc के प्लेस पे, ये जो आया है इसको मैंने पलट के लिख दिया, ये लैम्डा h/mc। इस इक्वेशन में हमने माना कि जो गतिमान विकिरण है उसके अंदर क्या है, तरंग और कण, और उस कण का वेग क्या है, v। तो जहां c है वहां क्या हो जाएगा, v। c है प्रकाश की चाल, जबकि v है उस कण का वेग, तो c की जगह पे हो जाएगा v, तो mc की जगह पे हो जाएगा mv। mv मतलब द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग, और संवेग किसका होगा, उस गतिमान कण का। h जैसे का तैसा, mv के प्लेस पे आ जाएगा रो, और ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो आया है यही है क्या, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण। आई होप आपको ये डी ब्रोगली इक्वेशन जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। नाउ ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था क्या, द्रव्य एवं विकिरण की द्वैती प्रकृति, यही होता है खत्म। न्यूमेरिकल्स इसके बहुत आसान है, फॉर्मूला लगा के आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। तो जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं फॉर्मूलों को रख के आपको सॉल्व करना है, कुछ अलग से नहीं करना। तो समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो। बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनके लिए हम इन 2-3 डेज वन शॉट डालेंगे, जैसे अभी हमने चैप्टर 1 का वन शॉट डाला था, आगे आपको और भी चैप्टर्स, आप सीधे मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट डालने वाली हूँ, बट आई नीड थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, है ना। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, और मैडम को भी थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।